तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सारा हिंदी में लिखा हुआ है और ये 41 पॉइंट है। इन 41 पॉइंटों को एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ मैं। सबसे पहले एल्युमिनियम अलॉय प्लांट में रॉ मटेरियल का उपयोग लाने से पूर्व उसका फिजिकल टेस्ट यानी यील्ड करना चाहिए कि इसके अंदर जो है ये यील्ड कितनी है, कितने कितने परसेंट जो है मेटल है इसके अंदर। और इसको जो है ये जितना भी मटेरियल आया हुआ है उसका 1% स्क्रैप लेकर इससे जो है यील्ड निकाला जाता है। इसी प्रकार डाई कास्टिंग में इंडस्ट्रीज के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर वह फिर फर्नेस में गलाने के बाद में उसमें से यील्ड निकाली जाती है। यील्ड निकालने से पता लग जाता है कि इसके अंदर जो ड्रॉस की क्वांटिटी कितनी है और मेटल की क्वांटिटी कितनी है, उसमें ड्रॉस परसेंटेज पता लग जाती है। तीसरा है सिलियो में रासायनिक परीक्षण के अतिरिक्त उसकी वैल्यू अर्थात इसमें अधातु अशुद्धियां कितने का भी ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उत्पाद में अधातु अशुद्धियों का समावेश होने से कास्टिंग कमजोर और त्रुटिपूर्ण हो जाती है। यदि ये वैल्यू 0.3% से अधिक हो तो मेटल को या तो ब्लेंड करना चाहिए, ब्लेंडिंग मत करना चाहिए, या उसमें डिफ्लक्सिंग करके नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज को निकाल देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो केमिकल एनालिसिस जो रिपोर्ट होती है वो तो केमिकल की कॉन्फ़िगरेशन तो बता देती है, लेकिन इसके अंदर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी कितनी है वो नहीं बता पाती। उसको उसको रिमूव करने के लिए या तो मेटल को ब्लेंड किया जाता है या उसको डिफ्लक्सिंग करके उसके अंदर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव की जाती है। कास्टिंग से पूर्व उसका भौतिक परीक्षण रासायनिक परीक्षण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें फ्रैक्चर टेस्ट, के मोल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, बेंड टेस्ट और गैस गैस टेस्ट, फ्लो चेक आदि आते हैं। फ्रैक्चर टेस्ट आदि द्वारा घुलनशील सिलिकॉन, हार्ड स्पॉट, क्रिस्टलन साइज, गैस कैविटी, धातु शुद्धियां, सेग्रीगेशन और उसकी डक्टिलिटी आदि का ज्ञान बहुत किया जाता है। यदि समय है तो सैंपल को हाई स्पीड लेथ के ऊपर टर्निंग करके उसमें हार्ड स्पॉट, पिन होल, सेग्रीगेशन, इंक्लूजन, सरफेस फिनिशिंग आदि का भी ज्ञान ले लेना चाहिए। और यदि उससे भी वेरिफिकेशन नहीं होता तो उसका पेनिट्रेटिंग टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। एक्सट्रूजन या यूटेंसिल्स में बेंड टेस्ट किया जाता है। कास्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रैक्चर टेस्ट किया जाता है। बेंड टेस्ट के अंदर एक रोड बना ली जाती है, उसको बेंड किया जाता है इस तरह से। जब वो बेंड करने के बाद में यहाँ देखा जाता है कि उसके अंदर खुरदरा स्पेस नहीं होना चाहिए। जितना स्मूथ स्पेस होगा, स्मूथ होगी वो, उतना ही जो है ना मेटल जो है बेटर होगा। और यदि खुरदरी होगी या टूट जाएगी तो उसका मतलब मेटल हार्ड है, तो कास्टेबल नहीं है। उसके अंदर जो है मेटल को या तो ब्लेंड किया करना चाहिए या उसके अंदर डिफ्लक्सिंग करके उसकी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देना चाहिए, या उसकी केमिकल टेस्टिंग करनी चाहिए कि उसके अंदर आयरन, मैग्नीज वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। पांचवा पॉइंट है पिंगली धातु में इंसुलाइट टेस्ट या वैक्यूम टेस्ट से गैस का पता लगाया जा सकता है। यदि आप हमारे पास में वैक्यूम टेस्टिंग मशीन नहीं है तो इंसुलाइट टेस्ट कर सकते हैं। इंसुलाइट टेस्ट से पता लग जाता है यदि सैंपल जो है वो उसका कर्व देख लेते हैं कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उससे जो है गैस का पता लग जाता है। मेटलोग्राफी टेस्ट में ग्रेन साइज, हार्ड स्पॉट, श्रिंकेज, मेटल सेग्रीगेशन और प्राइमरी या यूटेक्टिक फॉर्म या सुपर यूटेक्टिक फॉर्म की कंडीशन का पता लगाया जाता है। यदि ग्रेन के बीच में अधातु अशुद्धियां ज्यादा होंगी तो उसका ट्रीटमेंट संभव ही नहीं हो सकता। यदि नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी तो उसमें जो है आप कितना भी फिजिकल टेस्ट कर लो वो जो है प्रॉपर होगा ही नहीं, क्योंकि नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी मेटल के अंदर कम्पैक्टनेस नहीं आने देती और वो जो है मेटल को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। जैसे कि कोई वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग के अंदर यदि वेल्डिंग की जोड़ के अंदर कोई नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी आ जाएगी तो वो जो है वेल्डिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। इसी तरह से मेटल के अंदर भी होता है। सभी टूल डाई कोट से पोते होने चाहिए और जो कि पिंगली धातु में जाते हैं, जो मेटल के अंदर जा रहे हैं उसको जो है कोटेड, सारे कोटेड होना चाहिए। अलॉय बनाते समय 30% ब्लेंडिंग मेटल का उपयोग करना चाहिए ये, तथा प्रथम 10% और अंतिम 10% सिल्लियों को
रिजेक्ट करके उसको दोबारा जो है रिमेल्ट करके प्रोसेस के अंदर लाना चाहिए। पिंगली धातु में डीप फ्लक्सिंग को जरूर करना चाहिए, इससे नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज और अधातु अशुद्धियां जो भी आती हैं वो ऊपर फ्लोट होकर ऊपर निकल जाती हैं। डीप फ्लक्सिंग बहुत जरूरी है, डीप फ्लक्सिंग जरूर करना चाहिए। इससे मेटल यूनिफॉर्म, दूसरा जो है इससे मेटल यूनिफॉर्म जाता है, उसकी होमोजेनिटी जो है वो बेटर बन जाती है। एल्युमिनियम की उत्पाद निर्माण के समय तथा तापक्रम का बहुत महत्व है, टेम्परेचर का बहुत महत्व है। टेम्परेचर कम होने से ब्लो होल अनफिलिंग की प्रॉब्लम आती है तथा मैट्रिक्स भी उससे डिस्टर्ब हो जाता है, मैट्रिक्स भी प्रॉपर नहीं हो पाता यदि मेटल का टेम्परेचर कम है तो, क्योंकि ये मेटल कड़ होता है तो कड़ होने के बाद में होमोजीनियस नहीं बन पाता। जब तक वो लिक्विडिफाइड नहीं होगा तब तक वो होमोजीनियस नहीं बन पाएगा, क्योंकि दही और दूध में बहुत फर्क होता है। दही के अंदर अगर चीनी मिलाएंगे तो आराम से नहीं मिल पाएगी, लेकिन दूध के अंदर चीनी मिलाएंगे तो वो आराम से मिल जाती है, घुल जाती है। एल्युमिनियम फाउंड्री में ऑक्सीजन नियंत्रण, इस एक जो है किसी भी फाउंड्री के अंदर मैंने नहीं देखा है, एक दो फाउंड्री के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर मैंने इसको देखा है कि इसमें जो है एक ऑपरेटर्स लगाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीकैम। ऑक्सीकैम क्या होता है, ऑक्सीमीटर होता है, उससे जो है ना फाउंड्री के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज का पता चलता है कि फाउंड्री के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। इससे जो है यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है नाइट्रोजन के साथ में मिला के। इससे जो है जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं होता और वो आराम से तसल्ली से काम कर लेते हैं। और इस दूसरा फायदा इससे ये होता है कि जो हम फायरिंग कर रहे हैं वो फायरिंग भी प्रॉपर होती है, क्योंकि फायरिंग के टाइम पे फायरिंग के टाइम पर प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन चाहिए एयर को वो उतनी ऑक्सीजन उसको मिलती है। जंक्शन बॉक्स में ऑनलाइन ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो भी जो 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 भी चैनल जा रहा है चैनल के बीच में एक जंक्शन बॉक्स बनाया जाता है, वहाँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट होगा। जैसे हमने मॉडिफायर यूज किया या रिफाइनर यूज किया तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ समय के बाद में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन यदि जंक्शन बॉक्स में एक कैविटी बना के या एक बॉक्स बना के उस वहां पर इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो ये एंड तक जो है इसका इफेक्ट रहता है। एल्युमिनियम मेटल में फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिल्ट्रेशन से जो भी मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रो पार्टिकल्स भी होते हैं वो जो है फिल्टर आउट हो जाते हैं, और इसका जो है फिल्ट्रेशन का बहुत महत्व होता है, फिल्ट्रेशन भी करना चाहिए। फिल्ट्रेशन भी दो तरह का होता है, एक तो फिल्ट्रेशन होता है जैसे हम चाय छानते हैं वो भी फिल्ट्रेशन है, और एक फिल्ट्रेशन ऐसा होता है मेटल का फिल्ट्रेशन ऐसा होता है कि मेटल को जो है नीचे से फ्लो किया जाता है। मेटल को नीचे फ्लो किया जाएगा तो जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं, जो फ्लोटिंग एलिमेंट है वो ऊपर ही रह जाते हैं, और नीचे से जो है कॉम्पैक्ट मटेरियल जो है फिल्टर मटेरियल जो है ना वो पास आउट हो जाता है। तो इसको ये भी एक तरीके से फिल्ट्रेशन ही है। फर्नेस की अंदरूनी दीवारों की सफाई करते रहना चाहिए। ये फर्नेस के अंदर की दीवारों की सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि इनगट नहीं दिखाई दे रही है, फायर ब्रिक्स नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर हीट जनरेट नहीं हो रही है और यूटिलाइजेशन हीट का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। यदि प्रॉपर तरीके से हीट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, हीट का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्नेस के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा तो मेल्टिंग लॉस भी बढ़ेगा। मोल्टन मेटल ट्रांसफर प्रकरण में क्वालिटी को स्थिर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर किया गया मेटल धातु अशुद्धियों में किससे कितना मुक्त है नहीं कहा जा सकता, जबकि सिल्लियों को काटकर या तोड़कर उसको जो है नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज का ज्ञान कर लेना चाहिए। फर्नेस एरिया में गर्मी बहुत अधिक होती है तो कामगार की सुरक्षा के लिए का पूरा इंतजाम करना चाहिए। सप्ताह में एक बार स्टाफ से विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए तथा ढीले कपड़ों पहनने से बचना चाहिए, जूते जूते पहन के रखना चाहिए और एप्रोन का भी उपयोग करना चाहिए। हेलमेट लगाना जरूरी है। कार्य प्रणाली को लिखित को जो भी आपकी वर्क इंस्ट्रक्शन है उसको लिखित रूप में वर्कर के सामने
रखना चाहिए और टाइम टाइम पर वर्कर को वहां पर खड़ा होकर उस कार्य प्रणाली के बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि वर्कर को समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। उसको तो एक बोर्ड दिखाई देगा कि बोर्ड लिखा हुआ है और उसको भी वो अवॉइड कर देता है। वहां खड़े होकर उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये ऐसे ऐसे ये लिखा हुआ है, इसको तुम्हें ऐसे ऐसे उसको फॉलो करना है। जब भी वो उसको दिखेगा तो उसको याद आ जाएगा कि ये फॉलो करना है। और यदि बोर्ड लगा के छोड़ देंगे तो वो कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा। स्पेक्ट्रो में 3 स्पार्क होने चाहिए। कभी भी स्पेक्ट्रो को एक स्पार्क से जो है जजमेंट नहीं रहना चाहिए, उसका कम से कम 3 स्पार्क होने चाहिए। और यदि आगे पीछे या बीच में से स्पार्क लगाए तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मेटल में सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन से रिपोर्ट सही नहीं आती है। प्रत्येक स्पेक्ट्रो रिपोर्ट के साथ में मेटल में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा और स्लज फैक्टर को भी अंकित करना चाहिए। तो उसमें कैल्शियम कितना है ये भी बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी पहले शुरू के अंदर कि इसमें रेडिएशन वैल्यू और क्यू वैल्यू और उसके साथ में स्लज फैक्टर, इसके साथ में कैल्शियम की वैल्यू भी बतानी चाहिए कि इसके अंदर कैल्शियम कितना है। तो कैल्शियम जो है वो मेटल को हार्ड कर देता है और मेटल हार्ड होने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस रिपोर्ट में रेडिएशन वैल्यू अंकित होनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेडिएशन वैल्यू अंकित होनी चाहिए। ये आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यदि अभी से इसको ध्यान नहीं दिया तो रेडिएशन वैल्यू जो है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में खास तौर से। मेटल की को का जो है विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो भी बहुत जरूरी है। विजुअल इंस्पेक्शन में आप जो उसको कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर या सेग्रीगेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। उस मेटल की सरफेस के ऊपर भी देखना चाहिए कि इसके ऊपर ड्रॉप पार्टिकल नहीं होने चाहिए, पिन होल नहीं होने चाहिए। और उसके साइड में उसके साइड के अंदर जो है उसको हाथ फेर के देखेंगे तो उसमें पिन होल वगैरह जो है दिखाई देते हैं, जो कि पित्त के दाने के समान दिखाई देते हैं। उसकी हार्डनेस टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, मेट्रोग्राफी की वैल्यू होनी चाहिए। इनगट जो है उसको देखना चाहिए कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। यदि कॉनकेव है तो उसमें गैस हो सकती है और कॉन्वेक्स है तो उसमें गैस होने के चांसेस कम होते हैं। सभी सिद्धियों का वजन जो है वो एक समान होना चाहिए। इसमें डेंसिटी चेक भी करते हैं, करना चाहिए। सिलिकॉन इनगट्स को पॉलिथीन में पैक करना चाहिए जिससे कि इसका सरफेस पोजीशन को रोका जा सके। रिसाइकलिंग में अक्सर मेटलर्जी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ इस पैक मतलब तो मेटलर्जी की तरफ तो कोई ध्यान देता ही नहीं है कि मेटलर्जी इसकी क्या है। मेटलर्जी के अंदर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ एक स्पेक देख दिया जाता है कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज है और कौन कौन से केमिकल्स हैं और कितने परसेंटेज है उसकी। उसी के हिसाब से जो है इनगट को जो है ओके और नॉट ओके कर दिया जाता है। लेकिन मेटलोग्राफी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। जो ये मेटलोग्राफी की तरफ ध्यान ना देने के कारण मेटलोग्राफी की तरफ ध्यान ना देने के कारण उसमें जो है जो कास्टिंग के बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कास्टिंग के समय नहीं, कास्टिंग के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। केमिकलों का जो है इसको ये जितने भी है इसको प्रीकास्ट इंस्पेक्शन बोलते हैं। इसको प्रीकास्ट इंस्पेक्शन जो है ये चीजें सारी करनी चाहिए। केमिकलों का बहुत महत्व है। जो जो आप केमिकल यूज कर रहे हो, डिगेसर यूज कर रहे हो, फ्लक्स यूज कर रहे हो, मॉडिफाई यूज कर रहे हो, रिफाइनर यूज कर रहे हो, स्टोनशम यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो पहले उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि जो हम यूज कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। यदि वो सही नहीं है तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर। पहले उन केमिकलों को भी जो कि आप यूज कर रहे हो उनको भी चेक करना बहुत जरूरी है। मेल्टर को समय समय पर बेसिक मेटलर्जी की भी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। पूरी मेटलर्जी की नहीं लेकिन बेसिक मेटलर्जी की ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। बहुत सी कंपनियों में वैसे शॉप फ्लोर पर नहीं की जाती है। वो जब शॉप फ्लोर पर ट्रेनिंग नहीं की जाती है तो वो जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। जहां वो काम कर रहे हैं वहां की तो उनको पूरी नॉलेज होती है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज उनको नहीं हो पाती। इसलिए जो है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी चाहिए जिससे वो कंपनी के अंदर जो हो रहा है उसको और ज्यादा बेटरमेंट कर सके, उसको और ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सके।
तेल और हवा का संतुलन जो है फर्नेस के अंदर, यानी कोई भी एनर्जी को यूज कर रहे हो, तेल यूज कर रहे हो, गैस यूज कर रहे हो, पैलेट यूज कर रहे हो, या कुछ मतलब कोई भी चीज है, या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो इसमें एयर का भी, एयर और जो फ्यूल्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फॉरेन कंट्री के अंदर या बड़ी इंडस्ट्री के अंदर तो इसके भी मीटर्स लगे रहते हैं जो कि इसको चेक करते हैं कि कितनी कितनी गैस जा रही है, और कितना कितने एयर जा रही है, कितना ऑयल जा रहा है, फ्यूल जा रहा है, और उनका कॉम्बिनेशन जो है बना दिया जाता है। क्योंकि यदि फ्यूल ज्यादा जाएगा और एयर कम जाएगी तो वहां पर ऑटोमेशन कंबशन जो है बेटर नहीं होगा, सही सही नहीं हो पाएगा, अनबर्न फ्यूल रह जाएगा। उसको अनबर्न फ्यूल को रिड्यूस करने के लिए इनका कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। नमी, अब फाउंड्री में बहुत बड़ा महत्व है। नमी अधिक होने से डिगैसिंग, यदि फाउंड्री के अंदर नमी है, मॉइस्चराइज है एटमोस्फियर, जैसे बरसात में होता है, तो ऐसे टाइम पे डिगैसिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। यदि एक बार डिगैसिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो उसको दोबारा करना चाहिए, दोबारा ठीक नहीं हुई है तो तिबारा करना चाहिए। लेकिन इसका ये नहीं है कि एक बार जो है डिगैसिंग कर ली, हमें तो जो है ना 200 ग्राम 200 ग्राम जो है केमिकल दिया गया, डिगैसर दिया गया, या 10 मिनट हमने जो है डिगैसिंग कर ली है, हमारा जो है डिगैसिंग का प्रोसेसर पूरा पूरा हो गया, नहीं। डिगैसिंग का प्रॉपर तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि डिगैसिंग मेटल के अंदर से गैस प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं हो जाती, सैंपल ओपन नहीं होता, तब तक जो है ना, तब तक जो है प्रोसेस को पूरा नहीं होना चाहिए। प्रोसेस तभी पूरा होगा जबकि जो प्रोसेस हमने किया है उसका एंड रिजल्ट सही निकला है। फाउंड्री में रिसाइकलिंग एक तकनीक है। कौन सा रॉ मटेरियल कब और कितना यूज करना चाहिए, ये जो है एक प्रोसेस है, इसको जो है अडेप्ट करना चाहिए कि कौन सा रॉ मटेरियल कब और कितना यूज करना चाहिए। लास्ट में ब्लेंडिंग के लिए कितना मेटल यूज करना चाहिए, शुरुआत के अंदर कौन सा मेटल यूज करना चाहिए, थिन मेटल यूज करना चाहिए, थिक मेटल यूज करना चाहिए, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर ही आता है। धातु और धातु में अधातु अशुद्धियां न घुलने पाए, इससे उत्पाद प्रभावित होता है। एल्युमिनियम की मेल्टिंग का कोई भी प्रकरण हो, उसमें उसे अधातु अशुद्धियों से मुक्त रखना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि कई बार क्या होता है, रिसाइकलिंग के अंदर छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि जिसको अवॉइड कर दिया जाता है। उसको अवॉइड करने के बाद में बहुत बड़ा नुकसान, आगे आने के बाद में बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो कास्टिंग में, चाहे कास्टिंग के बाद में बड़ा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। उनको दूर करने के लिए ये मैंने 41 पॉइंट लिखे हैं। इन 41 पॉइंटों में से कुछ पॉइंटों को मैंने जो है डिटेल में बताया है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आप ध्यान दोगे और इसको अपनाने की कोशिश करोगे। मेन मकसद मेरा ये है ये वीडियो बनाने का कि रेडिएशन जो है जरूर चेक करना चाहिए। रिपोर्ट के अंदर रेडिएशन वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि मेटल के अंदर रेडिएशन, इस जो मेटल तुम सप्लाई कर रहे हो उस मेटल के अंदर रेडिएशन वैल्यू क्या है। जैसे की वैल्यू लिखी जाती है, स्लज फैक्टर लिखा जाता है, उसी तरह से रेडिएशन वैल्यू भी जरूर लिखनी चाहिए। धन्यवाद।